अजय ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मधु के साथ। मधु के परिवार वाले तो इस रिश्ते को मान गए, पर अजय के माता पिता इस शादी के लिए अंत तक मना करते रहे। तुझे क्या लगता है वो शहरी लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज और देसी खाना बनाना जानती होगी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। तू मुझे झूठ बोल रहा है ताकि मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं। अब एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मेरा बेटा ना होता तो मैं शादी में कभी ना आती। जब फेरों का समय होगा हम पहुंच जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। मैं इतनी कठोर मन की नहीं हूं जो तुझे आशीर्वाद ना दूं। कर ले तू अपने मन की शादी, हम पहुंच जाएंगे। अब ठीक है, मिल गई तुझे खुशी, चिंता मत कर, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। जा, तू जाकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ शादी की सारी तैयारी कर, हमारा आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ, मैं आपका इंतजार करूंगा। अजय को थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके माता पिता इस शादी के लिए मान गए हैं। सारी तैयारियां हो गई और अजय मधु के साथ शादी के मंडप में पहुंचा तो उसने देखा उसके माता पिता शादी में पहुंच चुके हैं। मधु अजय के माता पिता के पैर छूती है। अभी भी अजय के माता पिता का मुंह बना हुआ था। अजय और मधु की शादी संपन्न होती है। अजय, तेरे ताऊजी, ताईजी, चाचा, चाची, मौसी, बुआ सब रिश्तेदार आए हुए हैं। हम सबको एकदम जाने के लिए तो कह नहीं सकते। सब बहू के हाथ की पहली रसोई का कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसलिए सब 2 दिन तेरे घर पर ही रुकेंगे। हाँ माँ, चिंता मत करो, मेरा फ्लैट बहुत बड़ा है, सब आराम से रुक जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब शादी हो ही गई है तो अब सबको घर ले चल। ठीक है बाबूजी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अजय मधु के पापा से बात करता है और कुछ ही देर में गाड़ियों में सब रिश्तेदार अजय के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अगले 2 दिन तक सभी करीबी रिश्तेदार वहीं रुकते हैं। सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं। तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें हमारे गांव के हिसाब से देसी खाना बनाना है, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, शहरी खाना बनाना जानती हो, वो भी गैस चूल्हे पर, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकती। सारा रसोई का काम तुम्हें अकेले ही करना है। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बना लूंगी। बिमला, तूने अपनी शहरी बहू को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कह तो दिया है। तुझे लगता है तेरी बहू चूल्हे पर रोटी बना पाएगी, और वो भी हमारे गांव की तरह देसी शुद्ध घी में बनी हुई सब्जी रोटी? जेठानी जी, करवाना तो पड़ेगा ही, रिवाज है। अब भले ही ये शहर की है, मैंने तो बोल दिया है, अब देखो क्या करती है। मधु रसोई में जाने लगती है कि तभी अजय उसके पास आता है। मधु, तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ, बस कुछ देर और। अच्छा आप मेरे साथ छत पर चलो, मुझे चूल्हा तैयार करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अजय के माँ पापा और बाकी रिश्तेदार बैठे हुए देख रहे थे। मधु छत पर जाती है और एक चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। अब आती है खाना बनाने की बारी। मधु बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी घी से भरपूर सब्जी दाल तैयार करती है, और वो भी चूल्हे पर। बिमला, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ आ तो रही है, और मैंने देखा है बहू चूल्हे पर सारा खाना तैयार कर रही है, वो भी देसी तरीके से। अरे मदन, खाना बनने में कितनी देर है भाई? सभी रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि बहू के हाथ का देसी खाना कब मिलेगा। बिमला, एक बार जाओ तो बहू से पूछो खाना तैयार होने में कितनी देर है। हाँ मैं जाती हूँ। मधु सारा खाना तैयार कर चुकी थी। माँ जी, मैंने सोचा जब पहली रसोई में खाना बना रही हूँ तो क्यों ना खीर भी बना लूं, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से ही तो होती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? तभी विमला की जेठानी और ननद भी आ जाते हैं। भाभी, मधु तो बहुत समझदार है, इसको तो चूल्हे का सारा खाना बनाना आता है। बुआ जी, मेरी दादी ना जब मैं छोटी थी तो कभी कभी चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, तो मैं भी उन्हें देख देख कर बनाना सीख गई। और आजकल तो फोन में देखकर भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या फोन में देखकर? वो कैसे? माँ जी, बस हम फोन में लिखते हैं कि हमें ये चीज बनानी सिखा दो, तो वो हमें सिखा देता है। और तो और चूल्हे की रोटी के फायदे भी पता चलते हैं। फोन में हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर चूल्हे की रोटी के फायदे क्या क्या हैं? जरा हमें भी बताओ बहू। चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी अनेक हैं। चूल्हे का भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। चूल्हे की धीमी आंच पर खाना पकने से पोषक तत्व बचे रहते हैं, जो खाने को और भी पौष्टिक बनाते हैं। और माँ जी, जैसे किसी को खाना पचाने में दिक्कत होती है,
तो चूल्हे की रोटी हल्की होती है, जो आसानी से पचाई जा सकती है। इसलिए कभी कभी चूल्हे की बनी रोटी भी खानी चाहिए। ये बहुत फायदेमंद होती है। मैंने तो सोच लिया है, अब ये छत पर चूल्हा बना लिया है तो कभी कभी हफ्ते में एक बार चूल्हे पर ही खाना बनाया करूंगी। इससे स्वास्थ्य बहुत सही रहता है। अपनी ज्ञानवर्धक बातों से और अपने व्यवहार से मधु ने कुछ ही देर में सबका दिल जीत लिया। मधु के हाथों के बने चूल्हे के भोजन की सब बहुत तारीफ करते हैं और मधु की बताई गई बातों पर भी गौर करते हैं। मधु का मिलनसार स्वभाव देखकर उसके सास ससुर के मन की सारी गलतफहमियां भी अब दूर हो गई। माँ, बिट्टू की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और ये जिद कर रहा है शहर में चाचा चाची के पास जाने की। हाँ तो चल पड़ते हैं ना। वैसे भी रजत और निशा बहू को गांव में आए हुए सालों बीत गए हैं। इसी बहाने हम उनसे मिल भी लेंगे। ये ठीक रहेगा। मैंने भी शहर सिर्फ फिल्मों में ही देखा, इस बार घूम भी आएंगे। मैं आज ही सामान बांध देती हूँ, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं अपनी धन्नो को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसे भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है माँ, तुम उसे भी ले चलो। इसी बहाने बेचारी धन्नो भी शहर घुमाएगी। वर्मा परिवार के सभी सदस्य शहर में रहने वाले अपने बेटे बहू के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। रजत डार्लिंग, देखो ना कौन है। छुट्टी वाले दिन भी आराम से नहीं सोने देते। तुम ही खोल दो ना। निशा दरवाजा खोलती है तो सामने गांव से आया हुआ उसका पूरा ससुराल खड़ा होता है, जिन्हें देख वो हैरान रह जाती है। आप सब यहाँ? हाँ बहू, बड़ा मन था तुम लोगों से मिलने का तो चले आए। ओह अच्छा किया, आइए ना। अरे ये आवाज कैसी? धन्नो भी आई है देवरानी जी। क्या आप गाय को यहाँ लेकर आए हो? हाँ तो मैं क्या उसे अकेला छोड़ती? अब बताई से कहाँ रखूं? हाय मेरा बिटवा, देख तो कैसे सूख गया है, और तू भी। अब तुम दोनों को गाय का दूध पिलाऊंगी, फिर देखना कैसे सेहत बनती है तुम्हारी। सासू माँ इसे सूखना नहीं, फिट होना कहते हैं। माँ लाओ, इसे मैं बालकनी में बांध देता हूँ। फ्रेश होने के बाद सभी चाय नाश्ता करते हैं। उस फ्लैट को देखकर विमला कहती है, हे राम, इस घर में तो सीलिंग कितनी नीचे है। अगर अपने गांव के मुखिया यहाँ आते तो वो तो इसमें घुस ही नहीं पाते, उनका तो सर ही टकरा जाता। माँ ये शहर है, यहाँ लोग ज्यादा हैं और जगह कम है, इसलिए ये छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। उफ, इन गवार लोगों को किसने बुला लिया यहाँ, बिना बताए अटप के बस। उस रोज निशा सबके लिए गैस पर खाना बनाती है। अगले दिन निशा और रजत दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दीदी, हम दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप खाना देख लेना और हम दोनों की चिंता मत करना, हम बाहर ही खा लेंगे। अच्छा ठीक है देवरानी जी। निशा एक मॉडर्न लड़की थी। उसकी और रजत की लव मैरिज हुई थी। वो भी अपने पति के साथ उसी की कंपनी में नौकरी करती थी। वो शहर में ही रहते थे। कुछ देर बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विमला हाथ में लोटा और नीम की टहनी लिए बालकनी में जाती है। नदी ना सही, बालकनी ही सही। फिर विमला जैसे ही कुल्ला करती है तो वो पानी सीधे नीचे जा रहे मल्होत्रा जी के हाथ में लिए हुए मिठाई के डब्बे पर जा गिरता है। अरे कौन है? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहे हैं? ये देखने के लिए जैसे ही मल्होत्रा ऊपर की तरफ देखता है, विमला जैसे ही ये देखती है वो झट से अंदर भाग जाती है। मल्होत्रा जी को समझ ही नहीं आता आखिर कौन से फ्लोर से उनके ऊपर पानी आकर गिरा। चलो अच्छा है, यहाँ इतनी सारी मंजिलें हैं कि उस मुए को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर पानी आया कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ चंदर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। क्या 4 दीवारों का घेरा बना दिया है और कहते हैं गुसल खाना बना है? इतनी छोटी सी जगह में तो इंसान का दम ही घुट जाए। आते वक्त मैंने नीचे एक पार्क देखा था। हाँ, वहीं खुले में जाकर नहा लेता हूँ, फिर पास में ही जो मंदिर था उसमें पूजा भी कर लूंगा। चंदर बाल्टी उठाकर पार्क में नहाने चला जाता है। सोसाइटी वाले उसको देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर गांव की गवार जेठानी गैस पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे गैस ऑन करनी ही नहीं आती। फिर वो अपने साथ लाई हुई लकड़ियों को निकालती है और पार्क से जाकर मिट्टी खोद कर ले आती है। फिर रसोई में चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है और उस पर खाना बनाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में हर तरफ धुआं हो जाता है। सारी सोसाइटी में फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सब नीचे उतर कर आ जाते हैं। वो रजत और निशा को भी फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में
वो भी वापस लौट आते हैं। बालकनी में धन्नो के पास खड़ी सास अपनी बड़ी बहू ममता से कहती है, बहू, लगता है भूकंप आया है, सब लोग नीचे उतर आए हैं। तभी सामने वाले फ्लैट से एक औरत चिल्लाती है, जल्दी से नीचे आ जाइए आंटी जी, आपकी फ्लैट में ही आग लगी है, धुआं वहीं से आ रहा है। तभी वहां ममता आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, वो तो हम चूल्हा जलाए थे, उसी का धुआं है ये। नीचे खड़े निशा और रजत अपना माथा पकड़ लेते हैं। फिर निशा ममता को गैस ऑन करना सिखा देती है। रात का डिनर करने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन बालकनी में बंधी धन्नो रंभाने लगती है, जिससे निशा और रजत को नींद नहीं आती। तो वहीं चंदर और ममता को तो गांव में खुले आसमान के नीचे आंगन में सोने की आदत थी, इसलिए उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। विमला गाय का दूध निकालकर न सिर्फ घर वालों को बल्कि आस पड़ोस में भी दे आती थी। सब बच्चे उसे दादी दादी कहकर खूब लाड़ लड़ाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बेचारी देवरानी जी को तो ड्यूटी के चक्कर में लिपाई का समय ही नहीं मिलता। जब से आए हैं हमने उन्हें एक बार भी घर को लीपते नहीं देखा। कोई बात नहीं, एक काम हम ये कर देते हैं। गंवार जेठानी सारे फर्श पर गोबर से लिपा पोती कर देती है, जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। तो वहीं सास विमला उपले बनाकर हर जगह सूखने रख देती है। शाम को निशा और रजत वापस घर लौटते हैं तो ये नजारा देख निशा गुस्से में रजत से कहती है, रजत, अपने इन गंवार घर वालों को यहाँ से चलता करो, नहीं तो ये हमें इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे और हमारी इज्जत का फालूदा करेंगे वो अलग। तुम्हें पता है, सोसाइटी का सेक्रेटरी मुझसे कंप्लेन कर रहा था कि तुम्हारा भाई छत पर लुंगी में सो जाता है, जिससे लेडीज छत पर योगा करने नहीं जा पाती। हर जगह गाय की गोबर की बदबू आती है। अगर तुम इन्हें घर से नहीं निकाल सकते तो डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और ममता उनसे कहती है, माफ करना देवरानी जी, हम ठहरे गांव के गंवार, हमें ये शहरी तौर तरीके नहीं मालूम और हमारी वजह से तुम दोनों अलग मत हो। हम आज ही वापस अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन तभी सोसाइटी के बच्चे और आस पड़ोस के लोग वहां आ जाते हैं। नहीं दादी माँ, आप मत जाओ ना, हमें गाय का दूध पीने को कौन देगा। हाँ आंटी जी, भाई साहब, बहन जी, आप सबके यहाँ रहने से हमें अपने गांव की याद नहीं आ रही थी। मजबूरी के कारण हम सब शहरों में रुके हैं, नहीं तो आज भी हम सबके अंदर अपने गांव की मिट्टी बसी है। उन सब की बातें सुनकर निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी सास से माफी मांगती है। फिर कुछ दिन और उन्हें अपने साथ रुकने के लिए मना लेती है। सबके कहने पर अब वो कुछ दिन और वहीं रहते हैं। अब वो सब एक साथ बहुत खुशी से रहते हैं।